नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज़ को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज़ उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, यहाँ के मेले, यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, गढ़वाली, कुमाऊनी भाषाओं को लेकर के जो आपसे सवाल बन सकते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम केवल उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों के सवालों को, सिलेक्टेड सवालों को डीप में यहाँ पे कवर करेंगे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे, अतिरिक्त तथ्यों के साथ करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ में चलती रहे। आज हमारी ये इस सीरीज की पहली क्लास है। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज से आपको उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, खासकर यहाँ की भाषा को लेकर के, यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, यहाँ के उत्सवों को लेकर के जो डीप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं, उसी प्रकार के सवालों को हम इस सीरीज में देखेंगे और वो पोर्शन आपका और मजबूत यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। पहला है, बाजूबंद गीत रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। क्या पहला आपका सही है? जो बाजूबंद नृत्य गीत है, यह मुख्य रूप से रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। रवाई क्षेत्र मुख्य तौर पे ये वहाँ का गीत माना जाता है। ठीक है, तो पहला सही है। यह एक संवादात्मक प्रणय गीत है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में पेड़ों के नीचे बैठकर यह गीत गाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रणय संवाद गीत है, यानी कि प्रेम गीत है। बाजूबंद गीत का अन्य नाम दुड़ा नृत्य गीत है, ये वाला भी आपका सही है। इसे दुड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तीनों आपके सही हो जाएंगे। बाजूबंद के प्रत्येक मुक्तक को क्या कहा जाता है? बाजूबंद गीत में जैसा हमने देखा कि यह संवादात्मक गीत है, इसके अलावा यह मुक्तात्मक गीत भी होता है, यानी इसमें दोहे भी होते हैं और कई बार इसमें संवाद भी होता है। जब इसमें मुक्तक होते हैं यानी दोहे होते हैं, इस दोहों को क्या कहा जाता है? इन दोहों को बाजू या दुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाजूबंद जो गीत होता है, इसके हर मुक्तक को क्या कहते हैं? बाजू या दुआ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला, थाड़ या थौड़ गढ़वाली में किस जगह को कहते हैं? इसमें हम गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली को भी कवर करेंगे, खासकर जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तकें हैं, जिनमें गढ़वाली कुमाऊनी को लेकर के बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वहां पे उनके ही शॉर्ट नोट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई सारी किताबों में से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं किताबों के शॉर्ट नोट्स को, कुछ एमसीक्यूज को हम इस सीरीज में कवर करेंगे, शब्दावली को देखेंगे, जिससे उत्तराखंड का पोर्शन, जहां से अब नए क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, हर एग्जाम में बन जाते हैं, आपको इस सीरीज में मिले। तो ऐसा ही एक सवाल है कि थाड़ या जो थौड़ शब्द है, ये गढ़वाली में किस जगह के लिए कहते हैं? थाड़ या थौड़ शब्द चौरस जगह के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो चौरस जगह होती है उसके लिए कहते हैं थाड़ या थौड़। इसी से एक नृत्य गीत उत्तराखंड में प्रचलित है, जिसे कहा जाता है थड़िया, तो वो इसी से बना हुआ है। जो थड़िया नृत्य गीत है, बेसिकली मकान के आंगन या चौक में इसे गाया जाता है, जहां पर वो जो चौरस वाला क्षेत्र होता है, तो वहां पर गाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? थड़िया। तो थौड़ या थाड़, इसका अर्थ क्या होता है? चौरस जगह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपसे पेपर में भी आया था, बगड़ क्या होता है? तो नदी के किनारे की जो भूमि होती है, नदी के किनारे का जो समतल मैदान होता है, उसे बगड़ कहते हैं। ठीक है, राजी जनजाति द्वारा किया जाने वाला रिंग डांस किस नृत्य के समान है? राजी जनजाति में एक विशेष प्रकार का नृत्य प्रचलित है, रिंग डांस। यह कौन से लोक गीत या कौन से लोक नृत्य के समान है? देखिए, आमतौर पे जो हमारे गीतों के नाम हैं, जैसे छोलिया हो गया, चोपती हो गया, ये सारे मुख्य रूप से नृत्य हैं। ठीक है, एक पेपर में आया था सवाल, आपको एक नाम दिया गया था, पूछा गया था ये गीत है, नृत्य है? ये मुख्य रूप से नृत्य है। नृत्य के साथ साथ इनको गीत भी गाया जाता है इनमें, तो ये गीत में भी आते हैं, लेकिन आपने पहला प्रेफरेंस इनको नृत्य में ही देना है। राजी जनजाति में एक नृत्य किया जाता है रिंग डांस, यह थड़िया नृत्य के ही समान होता है। जो थड़िया नृत्य होता है, इसमें भी एक दूसरे के हाथ पकड़ के घेरे में इसको गाया जाता है, वही रिंग डांस में भी किया जाता है। ठीक है, अगला, निम्न कथनों में से सही कथन को चुनें। चांचरी
पूर्वोत्तर गढ़वाल और पश्चिमोत्तर कुमाऊं का नृत्य गीत है। पहला आपका बिल्कुल सही है। देखिए चांचरी या जिसे चांचड़ी भी कहते हैं, इसके अलावा इसका एक और नाम याद कर लीजिए, इसे दाकुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? तो यह गढ़वाल कुमाऊं दोनों में प्रचलित है। गढ़वाल में विशेषकर पूर्वोत्तर गढ़वाल में और कुमाऊं में विशेषकर पश्चिमोत्तर कुमाऊं में यह काफी चलता है। ठीक है, तो यहां पे पहला वाला सही है। दूसरा, लामण तांदी रवाई क्षेत्र के लोक नृत्य गीत हैं। जो लामण है, तांदी है, ये दोनों मुख्य रूप से रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी वाले इलाके में चलते हैं। ये भी आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, किस नृत्य गीत में गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं? तो कौन से नृत्य में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होते हैं या फेमस व्यक्तियों के काम पर आधारित होते हैं? ये होते हैं तांदी नृत्य। और अभी हमने देखा कि किस क्षेत्र के गीत हैं, किस क्षेत्र के नृत्य गीत हैं, तो आप कहेंगे रवाई जौनपुर क्षेत्र की। जनपद पूछ लेगा विशेषकर तो रवाई जौनपुर का इलाका जो है आपका, खासकर रवाई इलाका, वो उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी और कुछ हिस्सा टिहरी। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। गढ़वाल क्षेत्र में, मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के लिए बगड़वाल नृत्य किया जाता है। एक पेपर में सवाल आया था किस घाटी का बगड़वाल नृत्य फेमस है? तो नीति घाटी का बगड़वाल नृत्य काफी फेमस है। निम्न कथनों में से सही कथन को चुनें। गढ़वाल में लोक कथाओं के संदर्भ में कथा, कहानी और वार्ता, इन तीन शब्दों का प्रयोग होता है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। गढ़वाल में लोक कथाओं के लिए कथा, कहानी और वार्ता, इन तीन ही शब्दों का इस्तेमाल होता है। वार्ता मुख्यतः देवी देवताओं के पौराणिक आख्यान के लिए कहते हैं। कहानी जीवन के वास्तविक घटनाओं से संबंधित मानी जाती है और कथा काल्पनिक होती है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो कथा होती है आमतौर पे या तो ये देवी देवताओं की कथाएं होती हैं या फिर काल्पनिक कथाएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं लोक कथाओं को लेकर के। ठीक है, अगला, गढ़वाली लोक कथाओं का पहला लिखित उल्लेख गढ़वाल के किस सहायक कमिश्नर के लेखों में मिलता है? तो देखिए, गढ़वाली लोक कथाओं का जो पहला लिखित उल्लेख हमें मिलता है वो विलियम ट्रेल के लेखों में मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विलियम ट्रेल के ही काल में 1833 में गढ़वाल रेवेन्यू सेटलमेंट रिपोर्ट को तैयार करवाया गया। उन्हीं रिपोर्टों में हमें गढ़वाली लोक कथाओं का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है अगर हम कुमाऊं के कमिश्नरों की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाल का एक और सहायक कमिश्नर था जिसका नाम था गंगाधर उप्रेती। इनको भी याद रखना है। गंगाधर उप्रेती ने भी गढ़वाल की लोक कथाओं के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था और अपने नोट्स इन्होंने तैयार किए थे। बाद में गंगाधर उप्रेती के नोट्सों को किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया? उसका नाम है शर्मन ओकले। इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अभी हम उसे आगे कवर करेंगे। शर्मन ओकले और तारादत्त गैरोला द्वारा गढ़वाल कुमाऊं अंचल की लोक कथाओं, विश्वासों और गाथाओं का अंग्रेजी में अनुचित संकलन किस नाम से प्रकाशित किया गया? अनुदित इसे करना यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करके इन्होंने संकलित किया था। तो अंग्रेजी में अनुदित संकलन इन्होंने किस नाम से प्रकाशित किया था? हिमालयन फोकलोर के नाम से। सवाल बना है पेपर में, हिमालयन फोकलोर किसकी रचना है? यह शर्मन ओकले और तारादत्त गैरोला दोनों की रचना है। ये रचना 1935 में आई थी। हिमालयन फोकलोर ये जो रचना है इसमें गढ़वाल और कुमाऊं की लोक कथाओं के बारे में, यहाँ के विश्वासों के बारे में, गाथाओं के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था और फिर यहाँ की लोक गाथाओं, यहाँ के विश्वासों के बारे में इस किताब को लिखा। ठीक है, इस किताब में तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले ने यहाँ की लोक कथाओं को कई सारे वर्गों में बांटा, जैसे वीर भड़ों की लोक कथाएं, परियों की लोक कथाएं, भूतों की लोक कथाएं, पशु पक्षियों की, जादू की, गीत गाथाओं की, वो अलग चीजें, इतना डीप में नहीं जाएगा। पुस्तक किसकी है, किस वर्ष में आई है, किससे संबंधित है, क्या इसके अंदर है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, कफ्फू चौहान की लोक गाथा किसके द्वारा संकलित की गई है? यही जो पुस्तक है हिमालयन फोकलोर,
इसमें तारादत्त गैरोला ने उत्तराखंड के कई महान व्यक्तियों की लोक गाथाओं को संकलित किया है, जिसमें पवार राजा मानशाह शामिल हैं। इसके अलावा कफ्फू चौहान इसमें शामिल हैं। इनके अलावा कालू भंडारी हो गए, सुरजू कुंवर हो गए, और भी जो सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनकी लोक कथाओं को इन्होंने संकलित किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तारादत्त गैरोला। ठीक है, अगला, निम्न कथनों में से सही कथन को चुनें। पहला, किसी माध्यम के ऊपर दैवी शक्ति को जागृत करने के लिए गाए जाने वाले गीत सामान्यतः जागर कहलाते हैं। पहला आपका बिल्कुल सही है। किसी भी चीज के ऊपर दैवीय शक्ति को लाने के लिए या किसी भी चीज के ऊपर दैवीय शक्ति को जागृत करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं को आमतौर पे जागर कहते हैं। ठीक है, पवाड़ा, जिन्हें वीर गाथा कहते हैं उत्तराखंड में, बेसिकली उत्तराखंड में वीरों की जो गाथाएं होती हैं उनको पवाड़ा कहते हैं। इनका कालखंड 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच का माना जाता है। देखिए, उत्तराखंड में पवाड़ों का जो काल माना जाता है, वीर गाथाओं का जो काल माना जाता है, ये 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी का माना जाता है, न कि 1200 से। तो सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानशाह के पवाड़े चलते हैं, अजयपाल के चलते हैं, इसके अलावा कत्तूरी राजाओं के चलते हैं, माधो सिंह भंडारी के चलते हैं, जीतू बगड़वाल के चलते हैं, कफ्फू चौहान के चलते हैं। ये सारे मध्यकाल के हैं। मुख्य रूप से इन्हें, ये जो पवाड़ों का काल माना जाता है, ये 800 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। लोकोक्तियों को कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है? तो लोकोक्तियों को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? लोकोक्तियों को कुमाऊनी में औखाण या किस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें किस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। गढ़वाली में लोकोक्तियों के लिए पखाणा या पखाण शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुमाऊनी में औखाण या आख्यान, गढ़वाली में पखाणा या उपाख्यान के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, गढ़वाली में पहेलियों के लिए क्या कहा जाता है? तो गढ़वाली बोली में पहेलियों के लिए आना या भिवाणा, ये दोनों कहे जाते हैं। तो केवल ऑप्शन ए नहीं होगा, दोनों के दोनों, आना और भिवाणा, ये पहेलियों के लिए कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि जो भिवाणा शब्द है यह किससे संबंधित है? पहेलियों से, लोकोक्तियों से, मुहावरों से। अब आपको पता है यह पहेलियों से संबंधित है। अगली कुछ क्लासेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियों को भी देखेंगे, पहेलियों को देखेंगे, मुहावरों को देखेंगे, जिससे आपका ये वाला पोर्शन और स्ट्रांग हो सके। गढ़वाल में प्रचलित लोकोक्ति 51वीं 52वीं का आशय किस वर्ष के ध्रुवीक्ष से है? ध्रुवीक्ष यानी जो अकाल पड़ा था। 51वीं 52वीं का जो संबंध है ये अकाल से ही माना जाता है। किस वर्ष के अकाल से इसका संबंध है? ये 1795 के अकाल से जुड़ा हुआ है। 1795 में प्रद्युमन शाह उस समय गढ़वाल के राजा थे। उन्हीं के शासनकाल में गढ़वाल के अंदर भीषण अकाल पड़ता है। कई सारे लोगों की मृत्यु इस अकाल की वजह से होती है। इसी घटना को 51वीं 52वीं के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उस समय जो शक संवत चल रहा था वो 1851-52 चल रहा था और इसीलिए इसे 51वीं 52वीं कहते हैं। तो 51वीं 52वीं का संबंध किस वर्ष के अकाल से है? 1795 का दुर्भिक्ष। ठीक है, तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदई का प्रकाशन कब किया? तारादत्त गैरोला की एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें गढ़वाली कविताएं हैं। इस किताब का नाम है सदई। सदई जो पुस्तक है ये किसकी है? पेपर में आ चुका है। अगली बार हो सकता है वर्ष पूछ ले। तो ये आई है आपकी 1921 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेना में रहते भजन सिंह ने अपनी कौन सी गढ़वाली पुस्तक प्रकाशित करी थी? देखिए, जो भजन सिंह थे ये सेना में रहे थे। सेना में रहते हुए इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक को प्रकाशित किया था? सही आंसर हो जाएगा सिंहनाद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इनकी पहली गढ़वाली पुस्तक थी सिंहनाद। 1930 में यह आई थी। उस वक्त ये सेना में भर्ती थे। ठीक है, सेना से किस वर्ष सेवानिवृत्त हुए थे? तो 1945 में ये सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। तो इन्होंने सेना में रहते हुए अपनी कुछ किताबों को प्रकाशित करवाया था जिसमें सिंहनाद शामिल है। इसके अलावा इनकी एक और किताब आई थी उसी समय, जो इनकी पहला हिंदी मुक्तक माना जाता है, अमृत वर्षा। इसको इन्होंने प्रकाशित करवाया था सेना में रहकर ही। ठीक है, बाद में एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करवाई अपनी सिंहनाद, ये 1930 में आई। बाद में इन्होंने और किताबें लिखी जैसे सिंह सतसई, ये 1985 में आई।
ये भी गढ़वाली भाषा की है। गढ़वाली भाषा की दो इंपॉर्टेंट रचनाएं इन्होंने करी, सिंह सत्साई और सिंहनाद। ठीक है, इसके अलावा इनकी और भी पुस्तकें थी, जैसे आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। 1970 में गढ़वाली लोकोक्तियां, ये पुस्तक भी आई थी इनकी। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ध्यान रखेंगे। गढ़वाली किताबें कौन कौन सी हैं? गढ़वालियों में एक सिंहनाद आती है और सिंह सत्सई आती है। सिंहनाद इन्होंने सेना में रहते हुए लिखवाई, यानी कि छपवाई थी। सिंह सत्सई बाद में आई थी, 1985 में आई थी। ये दोनों गढ़वाली में हैं। बाकी आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय ये हिंदी में आई थी, इसे ध्यान रखेंगे। अगला, नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? पूरे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गीतकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी, इनका जन्म 1949 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो पहला गीत था उसका नाम था सैरा बसगयाल बौणमा। 1976 में आया था इनका पहला गीत जो इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके अलावा 1968 में भाषा आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया था और इनको जेल भी जाना पड़ा था। उस समय इनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी और 65 दिनों के लिए इनको जेल में डाला गया था। ठीक है, 1968 में। क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा आंदोलन के दौरान नरेंद्र सिंह नेगी को किस वर्ष जेल जाना पड़ा था? तो 1968 में। अगला, गियर्सन ने कुमाऊनी भाषा पर किसका प्रभाव माना है? देखिए, जो एक भाषा वैज्ञानिक था जॉर्ज गियर्सन, जिसने भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया सबसे पहले, इसने कुमाऊनी भाषा पर दर्द भाषा का प्रभाव माना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जॉर्ज गियर्सन है, इसके अलावा जो बाकी के दूसरे विद्वान हैं जैसे डी शर्मा है, सुनीत कुमार चटर्जी हैं, वो भी कुमाऊनी भाषा पर दर्द का ही प्रभाव मानते हैं। लेकिन जो दूसरे विद्वान हैं जैसे धीरेन्द्र वर्मा हैं, इसके अलावा केशव दत्त त्रिवाली हैं, वे सौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव मानते हैं। तो अगर आपसे स्पेशल नाम लेकर आ जाए गियर्सन ने किसका प्रभाव माना है, तो आप दर्द भाषा का बताएंगे। नैनीताल जिले में बोली जाने वाली बोली इनमें से कौन सी नहीं है? नैनीताल जिले में मुख्य रूप से बुक्सा, थारू, कुमाऊनी बोली जाती है। राजी यहां पर नहीं बोली जाती। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल में मुख्य रूप से 3 आपकी इंपॉर्टेंट बोलियां बोली जाती हैं, कुमाऊनी, बुक्सा और थारू। बुक्सा और थारू जो वहां पर जनजातियां निवास करती है उनके द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा कुमाऊनी बोली भी वहां पे प्रचलित है। राजी यहां पे नहीं आती। ठीक है, राजी बोली मुख्य रूप से पिथौरागढ़ के जनपद में, पिथौरागढ़ का जो धारचूला डेडीहाट वाला इलाका है उस क्षेत्र में ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस की पहली वीडियो यहाँ पे कवर करी। इसमें हमने प्रयास किया लोकगीतों से सवालों को देखें, भाषाओं से देखें, इसके अलावा सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े, साहित्यिक तत्वों से जुड़े उत्तराखंड स्पेशल जो सवाल है उनको डिटेल में कवर करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर इस सीरीज़ में किसी सुधार की आवश्यकता है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिससे हम उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े सवालों को और अच्छे से कवर कर पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।